देखिए पार्ट 2 में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहीं देखिए वायु सावर्त पर ही वीडियो कट गया था, तो चलिए इसको यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो वायु सावर्त ने किसी धारावाही, आप अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ से देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सो अगर आप क्वेश्चन में समझे तो समझ सकते हैं। चलो, वायु सावर्त ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक दिया जिसे वायु सावर्त के नियम कहते हैं। वायु सावर्त के नियम किसे कहते हैं? तो वायु सावर्त ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक दिया जिसे वायु सावर्त के नियम कहते हैं। अब ये दो फिर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। NH3 मतलब NH3 यानी NH3 तो अमोनिया, अमोनिया यहाँ फॉस्फीन। तो अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से ज़्यादा होता है, क्यों? देखो क्यों। अच्छा, आपको अमोनिया आपको पता है NH3 का क्वथनांक pH से ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों? तो अब उसको बताना होगा। तो क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है। देखो कितना सिंपल है, NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है। क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है और PH3 हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, इसीलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। अगर आप किताब में देखें इतना बड़ा देने रहेगा, इसको शॉर्ट में किए उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बंधन बनाता है और pH3 हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, इसलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? देखो जितना भी सब इसमें सब छोटा छोटा करके दिया है, और आगे और बुक में देखो तो माथा खराब हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर था। किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। चलो देखो, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब वायुमंडलीय दाब कितना होगा? पूछो ना, लगभग 760 mm होता है। कितना mm होता है? ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mm। ठीक है, तो देखो डेटोल का संघटक क्या है? डेटोल का संघटक है टर्पिनॉल और क्लोरोक्सिनोल। ये सभी आपको याद ही करना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डेटोल का संघटक टर्पिनॉल, क्लोरोक्सिनोल। ठीक है, क्लोरोक्सिनोल। शॉर्ट की त्रुटि या शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। शॉर्ट की दोष जो है यह घनत्व को कम करता है। शॉर्ट की दोष यह घनत्व को कम करता है। फ्रैंकल दोष इसमें घनत्व में कोई ये इसका नियम होता है, इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, इसमें एक होगा तो इसमें नहीं होगा, ये फिक्स रहता है। तो यह घनत्व को कम कर देता है, यह जो घनत्व को कम कर देता है, और इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ये घनत्व को कम करेगा तो इसमें कोई परिवर्तन, ये तो उल्टे चलता है। और इसमें NaCl दोष होता है। इसमें कौन सा होता है? NaCl आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है। तो इसमें NaCl दोष होता है और इसमें AgBr। ठीक है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका जो है ना कलेय किया जाता है, किसमें? AgBr का उपयोग जो है, आप लोग दर्पण देखते हैं उसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का कलेय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें AgBr दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें धन आयन एवं ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं। इसमें जो धन आयन और ऋण आयन होगा वो अपने स्थान से हट जाएगा। इसमें धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं। देखो फ्रैंकल, इसमें किसी क्रिस्टल में एक आयन निकल कर अपने स्थान से हट जाएगा। वो क्रिस्टल से निकलेगा और वो अपना स्थान से हट जाएगा। तो वही जो दोष उत्पन्न होगा उसी को फ्रैंकल दोष भी कहते हैं। तो इसमें किसी क्रिस्टल में एक आयन निकल कर अपने स्थान से हट जाता है। ठीक है, तो आप शून्य कोटि का भी किया, अगर इसका व्यंजक भी बोलेगा तो वापसी करिएगा। चलिए देखो, ये 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे इसको हम करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती। कौन सा घात? शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। उसका जो अभिक्रिया उस सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करेगा, तो वही जो निर्भर नहीं करता, इसीलिए उसको शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। देखो, शून्य कोटि का अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाता है।
ये क्या है, हेलोजन सदस्य, तो इसे वर्ग सतह का सदस्य भी कहते हैं। जो है वर्ग सतह का तत्व इसे बोलते हैं, वर्ग सतह, ठीक है। जैसे हेलोजन, और वर्ग 16 क्या बोलता है, वर्ग 16 देखो बोलता है कैल्कोजन, और 17 का हेलोजन। कैल्कोजन में कौन कौन सा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम होता है। तो कौन कौन सा, अगर वर्ग 16 में बोल देगा तो ये होगा, इसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम होता है। तो इसमें वर्ग 17 बोला, इसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयु होता है वर्ग 17, ठीक है। ये सब दोनों में पूछ देगा। तो ये भी वीआई क्वेश्चन है। जो है कांच को अति शीतल द्रव्य क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखो वही, क्योंकि यह जो है ठोस के क्योंकि यह ठोस द्रव्य के कुछ गुण को, मतलब ठोस रहेगा। अब देखो जैसे कोई लड़का है, उसमें कोई लड़की गुण आ जाता है, सिंपल है वैसी प्रकार। तो क्योंकि यह ठोस द्रव्य में जो है कुछ गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब यह ठोस द्रव्य के कुछ गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए कांच को अति शीतल द्रव्य कहते हैं। यह ठोस द्रव्य के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है, द्रव्य के कुछ गुण, ठोस या द्रव्य के कुछ गुण के। बोलो अब ईंटा है, ईंटा पानी जैसा बिहेवियर करने लगा तो क्या होगा, तो क्योंकि यह ठोस द्रव्य के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए कांच को अति शीतल द्रव्य कहा जाता है। ये सब देखो पूरा, ये सब बहुत भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन। फैराडे का नियम जो है, तो फैराडे का नियम का पहला नियम क्या, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, कौन सा इलेक्ट्रोड, प्रत्येक इलेक्ट्रोड, जो वैद्युत अपघटन होगा उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, तो वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात में होती है। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात में होती है, ठीक है। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात में होती है, ठीक है। ये पहला नियम था। दूसरा, यदि श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम होता है 1/, देखो श्रेणीक्रम में 1/C1 बराबर, हमने C2 से मतलब बस करके होता है C2 + 1/C3, इसे मतलब ऐसे से होता है इसका फॉर्मूला। यदि श्रेणीक्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघटयों के विलयनों से होकर, यदि श्रेणीक्रम में जोड़े गए कई वैद्युत अपघटयों के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो, मतलब एक ही विद्युत धारा प्रवाहित, ना कि अनेक साथ, तो एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं, इसे ही तो फैराडे का दूसरा नियम इसे ही कहते हैं। देखो झाग प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि सब इसी को कहते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत भी आई है। देखो इसमें पहले करते क्या है, इस चलो ये झाग प्लावन विधि बोलते, फेन उत्प्लावन ये सब एक ही होता है, ठीक है। तो इस विधि में आयस को खूब महीन पीस कर तेल मिले हुए पानी या तेल मिले हुए जल के साथ या पानी के साथ हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। मतलब इस विधि में अयस्क रहेगा, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है, तो उसको जो है खूब महीन पीस कर तेल मिले हुए पानी के साथ हवा का झोंका, पानी के हवा का झोंका झाग पैदा करते हैं, उसका जो हवा का झोंका झाग पैदा करते हैं। फिर तेल अयस्क के कण को तेल से पानी को अलग करता है, तेल अयस्क के कण को तेल से पानी को अलग कर देता है, तेल अयस्क के कण को तेल, देखो यहाँ पॉइंट तो समझो, तेल अयस्क के कण को तेल से पानी को अलग कर देता है, और ये कण, ये जो कि ये कण होगा ये झाग के साथ ऊपर आ जाता है, तो ये कण जो रहता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, और अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ये लिखा है, ये कण झाग के साथ ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ जल की सतह के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो अवशोषण क्या है, अवशोषण ये अवशोषण है कुछ नहीं, इसमें कोई जान नहीं। अवशोषण भी अधिशोषण, मतलब यही जो अधिशोषण और अवशोषण भी अधिशोषण की तरह क्रिया है, किंतु इसमें द्रव्य या ठोस के अणु, देखो अवशोषण भी अधिशोषण की तरह क्रिया है, किंतु इसमें द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर नहीं चिपकते। इसमें जो है ना द्रव्य या गैस के अणु, सिंपल से बोले कैसे, द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, द्रव्य या गैस के अणु जो है, इसमें द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ पर नहीं चिपकेगा, यदि अवशोषण कहलाएगा, ठीक है। ठोस पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, बल्कि ठोस के पिंड के अंदर एक हो जाएगा, नहीं चिपकेगा बल्कि अंदर चल जाता है, इसे ही अवशोषण कहते हैं, ठीक है। अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, एब्जॉर्ब नहीं बोलता, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लिया।
अधिशोषण, तो अधिशोषण देखो, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव्य या गैस के अणु, उसमें भी था द्रव्य या गैस के अणु, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने, उनका संपर्क ठोस पदार्थ के जब संपर्क में आता है, तो ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाता है। इसमें चिपक जाता है, उसमें नहीं चिपका, इसी का जस्ट अपोजिट। ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाती है, यही घटना अधिशोषण कहलाता है। ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव्य या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाता है, यही घटना अधिशोषण कहते हैं। देखो जो थोड़ा हार्ड रहेगा उसको हम 2 से 3 बार पढ़ के बताएंगे, ठीक है। देखो WW के फॉर्म में अगर आप संचार में इसका क्या होता है उतना चलो छोड़ो, इसको कभी काल पूछता है, हालांकि नहीं है पूछता है, हम यहाँ जो VVI क्वेश्चन वो करवाएं तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। इसको चलो आगे देखते हैं। क्यूरी का नियम, ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन था। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहा नहीं, लौह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ को, जब लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति XM परम ताप के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। तो जैसे लौह चुंबकीय को आप गर्म करेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में समझो, जैसे लोहा है, लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कर देंगे हीट पर, ठीक है, गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, उसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, तो जो XM है, जो उसका चुंबकीय प्रवृत्ति XM परम ताप के विरुद्ध कर्मानुपाती, उसका XM परम ताप के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, अर्थात यही जो है XM समानुपाती 1/T होता है, XM समानुपाती 1/T, यही ये है क्यूरी का नियम, ठीक है। देखो यहाँ आ गया ना, उस वक्त था एक्सरे, यहाँ पराबैंगनी था, इसको इंग्लिश में बोलता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी विकिरण के गुण तथा उपयोग, ये 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा गुण या उपयोग को लिखने के लिए। तो इसका आवृत्ति परास 3 × 10⁻6 Hz से 7.5 × 10⁻14 Hz तक होता है। इसका आवृत्ति परास कितना होता है, 3 × 10⁻6 Hz से 3 × 10, देखो 3 × 10⁻6 हर्ट्ज, Hz को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। 3 × 10⁻6 हर्ट्ज से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। और इसका तरंगदैर्घ्य प्लस 10⁻−8 मीटर से 4 × 10⁻−7 मीटर, तरंगदैर्घ्य प्लस 10⁻−8 10⁻−8 मीटर से 4 × 10⁻−7 मीटर तक होता है। ये किरण कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है, पराबैंगनी कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है, कांच द्वारा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जो है जीवाणु होता है ना, उसी को नष्ट करने में, ठीक है। तो इसका उपयोग जीवाणु को नष्ट करने में। ये तो फिर से क्वेश्चन है, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो आवर्धन कितना छोटा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कितना सिंपल है, मतलब कोई से प्रतिबिंब, कोई इसका मान लो ये प्रतिबिंब देखो बन रहा है, ये देखो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, दिख रहा होगा यहाँ नीचे में, ये जो देखो पेन का प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, तो यहाँ वस्तु यहाँ प्रतिबिंब, इसी को जो बीच का अनुपात होगा ना, उसी आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता, दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, आपको नहीं पढ़ना पड़ा होगा, तो देखो दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण, ठीक है। दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता का -FO/AP सब ऑब्जेक्टिव में भरल रहेगा, ये सब जो है इसका व्यंजन देगा और इसको पूछेगा ऑब्जेक्टिव। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ विद्युत द्विध्रुव भी होता है और ये आघूर्ण भी होता है। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई और आवेश के गुणनफल को
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो कितना, एक भी आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा हमारे ख्याल से, बस आपको हमारा सुनिए, बस इतना ही काफ़ी होगा, याद देखते देखते याद हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई और आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m या p से डिनोट किया जाता है। m बराबर, इसका फॉर्मूला 2l गुना क्यूब, m बराबर 2l गुना क्यूब। देखो m बराबर फॉर्मूला आता है m बराबर 2l गुना क्यूब, ठीक है, m बराबर 2l गुना क्यूब। कैसे कैसे लिखा ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई और आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m या p से सूचित किया जाता है। इसका m बराबर 2l गुना क्यूब और मात्रक कुलम मीटर। ये मात्रक, ये सब जो ये सब पूछेगा, मात्रक, ये बीमार, ये सब पूछता है, ठीक है। देखो ये धारा घनत्व बहुत भी ये नेक्स्ट बार भी पूछा था। ये धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन होता है? ये सब 2 नंबर में पूछ देगा। ये सब चालक की धारिता, जो है किसी चालक की धारिता प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, लिखे। तो चालक का क्षेत्रफल, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, चालक का पहले चालक का यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर बुक में देखिए तो यहाँ पृष्ठीय, अगर आप चालक का क्षेत्रफल लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा या क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, चालक के निकट मतलब चालक जो उसका निकट मतलब बहुत ही नज़दीक, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, और चालक के चारों ओर मतलब उसका चारों, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ये सब थोड़ा टफ था लेकिन अब नहीं, ठीक है। हम इसको छोटा 1 से 2 लाइन से ज़्यादा हम किसी भी परिभाषा को नहीं लिखने देते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक चुंबकीय तीव्रता के कारण, बोले यहाँ से याद रखो, एकांक चुंबकीय तीव्रता के कारण उस पदार्थ मतलब उस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होता है, ठीक है। समझिए आप, रटिएगा तो हो गया, रटिएगा तो गया इसमें, मेरा भी याद, इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको तो याद रखिएगा, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक चुंबकीय तीव्रता के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होता है, तो इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो भांवर धारा का खोज जो है ये फोको ने किया था। किसने किया था? नाम उठपटांग से लगा होगा, फोको। भांवर धारा का खोज जो फोको किया था। भांवर धारा का खोज देखो फोको ने किया था 1875 ईस्वी में, ठीक है। फोको के अनुसार किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर, तो कोई चालक है उसके भीतर परिवर्तित चुंबकीय, कोई चालक है उसके भीतर जो है उसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने में, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही भांवर धारा कहलाता है। किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, भांवर धारा कहते हैं। इसका उपयोग जो भांवर धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेलगाड़ी के चुंबकीय, रेलगाड़ी में उसको ब्रेक लगता है, मतलब ऐसे होता है लगने वाला, आप देखेंगे जब रेलगाड़ी पे गए होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। तो रेलगाड़ी का चुंबकीय ब्रेक में प्रेरण भट्ठी, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में प्रेरण भट्ठी में और विद्युत चुंबकीय आवागमन में, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में प्रेरण भट्ठी में विद्युत चुंबकीय आवागमन में, ठीक है। यहाँ तो देखिए, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक को भी लिखें, एसआई मात्रक भी देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन को, तो चुंबकीय क्षेत्र है उसको जो रेखा होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसके संख्या में ही परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर आप यही अगर बुक देखते तो आपको क्या लगता, यहाँ से ये है उसको ये करना है, ऐसे मतलब वगैरह वगैरह बहुत फालतू का, और इसीलिए बच्चा को कन्फ्यूज कर देता है। आपको कॉन्सेप्ट देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और
इसे फाई से डिनोट किया जाता है या फाई से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे जो फाई से सूचित किया जाता है, ये फाई है। क्या है? फाई। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रा क्या होगा? वेबर। इसका डब्ल्यू इसको पूछ देगा ऐसा मात्रा की, ऑब्जेक्टिव में दे देगा चुंबकीय फ्लक्स ऐसा मात्रक को लेके, तो वेबर होता है। ये भी तो आपको याद करना है। देखो, दो श्रेणी संधारित्र श्रेणी धारिता का C1 एवं C2 है। इनकी पार्श्वबद्ध एवं श्रेणी क्रम में, तो पार्श्वबद्ध में इस तरह से जुटा होता है, इसे करके यहाँ इधर इस प्रकार से जुटा, और श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुटा होगा। ये आप देख लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको देख कर याद ही करना होगा। ये सब देखो भी नष्ट समीकरण। किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन के विलयन में, कोई इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड देखो कौन होता है, दो का इलेक्ट्रोड धन और ऋण में होता है। किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन के विलयन में सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है। क्या चीज निर्भर करता है? सांद्रण। इसको मुख्य, कोई हर एक चीज मुख्य टॉपिक कुछ था, उसे याद करो, पूरा याद हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन के विलयन में सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसके बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नष्ट समीकरण कहते हैं। देखो, ये सेंटम किताब में ये वाला पूछा था, E बराबर E0 माइनस RT बाय NF log E R और बाय 0। ये आपको याद ही करना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आप यो याद ही करना होगा। किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन के विलयन में सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसके बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को नष्ट समीकरण कहते हैं। तो ये रहा E0 माइनस RT बाय NF log E R बाय 0। लवन सेतु, ये सब बहुत भी लवन से, ये बहुत, इसका कार्यभार बड़ा पूछता है। तो यह क्या है? यह एक U प्रकार की नली है, मतलब जो ना ऐसे होता है नली, उसका ऐसे नली होता है, ऐसे आप लोग देखें U प्रकार की नली होता है। ठीक है, U नहीं होता बल्कि U प्रकार की नली होता है। लवन सेतु क्या है? इसके कार्य को लेकर, यह एक U प्रकार की नली है जिसमें KCl यानी कि पोटासियम क्लोराइड और यह आता था KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, जो विस्फोटक जो बम होता है ना, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। लवन सेतु यह एक U प्रकार की नली है जिसमें KCl तथा KNO3 पेस्ट बनाकर रखे जाते हैं। ठीक है, यह एक U प्रकार की नली है इसमें KCl और KNO3 पेस्ट बनाकर रखे जाते हैं। कितना सिंपल, देखो तो आप एक भी नहीं हार्ड लग रहा होगा। यह परिपथ को पूरा करके एक अर्ध सेल से, तो यह अपना पूरी परिपथ को पूरा करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में, एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल से, यह परिपथ को पूरा करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने देता है। ठीक है, इसे कैसे करने से कलर चेंज हो रहा है, देखो वाइट है, रिफ्लेक्ट देखो कर रही है प्रकाश का, देखो अपवर्तन हो रहा है, देख लो ध्यान से देखो, थोड़ा येलो है, वाइट, कितना बढ़िया प्रकाश का परावर्तन भी समझ गए। यह परिपथ में जो है विद्युदासीनता कायम रखने का कार्य, यह परिपथ को पूरा करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने देता है। ठीक है, और यह परिपथ में विद्युत उदासीनता, तो उदासीन है करता, कहिए छोड़ो एकदम, यह विद्युदासीनता कायम करता है। तो आर्हेनियस समीकरण सभी सब VVI क्वेश्चन है। तो आर्हेनियस ने अपने प्रयोगी के निरीक्षणों के आधार पर, सब कोई भी वैज्ञानिक होता है, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, तो अपना प्रयोग का निरीक्षण करेगा। तो आर्हेनियस ने वही लिखा, आर्हेनियस ने अपने प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिए, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। कितना सिंपल है, आर्हेनियस ने अपने प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर, यहाँ से तो आपको याद ही होगा, आधार पर अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए समीकरण दिए, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, AE माइनस EA बाय RT। ठीक है, AE माइनस EA बाय RT। सांद्रण सेल, वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों। ठीक है, वह सेल जिसे इलेक्ट्रोड, आपको बोलेंगे इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण। ठीक है, वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हो, किंतु जिन वैद्युत अपघटन में डुबा कर रखा जाता है वो अलग हो, तो कोई वैद्युत अपघटन में डुबा कर रखा जाता है तो वो अलग होना चाहिए। वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हो, किंतु जिन वैद्युत अपघटन में डुबा कर रखा जाता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हों, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, तो उसे सांद्रण सेल कहते हैं। सांद्रण सेल वह सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हो, किंतु जिन वैद्युत अपघटन में डुबा कर रखा जाता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे सांद्रण सेल कहते हैं। देखो, आपको एक भी नहीं लग रहा हुआ हार्ड क्वेश्चन,
50 क्वेश्चन देखो पूरा हो गया। फ्यूज तार के विशेष अभिलक्षण को लिखें। बस एक ये लास्ट क्वेश्चन 50 तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और है, तो 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का पूरा सीरीज होगा। फ्यूज तार के 2 विशेष अभिलक्षण को लिखें। कम प्रतिरोध, कम गलनांक, ठीक है। फ्यूज तार को विशेष अभिलक्षण, कम प्रतिरोध, कम गलनांक। चलो इसको यहीं रखने दें। तो 50 क्वेश्चन पूरा हुआ है। तो इसी प्रकार से देखो, आप अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है लोगों के पास शेयर करिए और लाइक कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट रहे और बनाए कुछ वीडियो। देखो हम भी यूट्यूब पर ही देखते हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। तो देख अगर आप हम स्टूडेंट हैं तो आप सब स्टूडेंट को तो हम भी आपका दुख दर्द समझते होंगे, इसलिए हम बनाए, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट टू है। पार्ट 1 में था 20 से 21 क्वेश्चन, इसमें 25 हुआ, और पार्ट 3 में इससे आगे देखेंगे। पार्ट में 4-5 जितना बनाना पड़े हम बनाएंगे, ठीक है। बस पूरा क्वेश्चन पूरा करवा देंगे। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।